सबसे पहले मेरी निष्फलता जो मेरे जीवन में आई वो मेरा था 12th साइंस का फेलियर। वो फिजिक्स था, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट में मैं कोई भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ, सब में फेल हो गया। मेरा एक पैशन था ऑटोमोबाइल के लिए, लेकिन पहले 5 राउंड में जो भी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज आई है, उसके अलावा जो भी बेहतरीन कंपनीज जिसमें एक इंडिविजुअल, एक कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट अपने ड्रीम्स देखता है उस कंपनी में जॉब करने के लिए, उसमें कहीं पे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू राउंड्स, टेक्निकल राउंड्स, अलग अलग राउंड्स में मैं हर बार फेल हो जाता था। धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ती गई। एक दिन मैंने बगैर किसी सोचे समझे, बगैर कुछ चीज़ें किसी से पूछे, एक बार फिक्स कर लिया कि नहीं, मुझे अब यही बिजनेस करना है, मुझे जॉब नहीं करनी है। और तब जाके मैंने सुबह 4 बजे मेरा रेजिग्नेशन लेटर ड्राफ्ट किया और फिर मेरे मैनेजर को सेंड कर दिया। कोई बैंक ने लोन दिया नहीं था, 8 बैंक के पास मैंने अप्रोच किया था, लेकिन उनमें से किसी ने मेरा प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं किया। इतने सारे स्ट्रगल, EMI बाउंस हो चुके थे, फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके थे, काफ़ी बार डीजल भरवाने के लिए पैसे नहीं होते थे, खाने के लिए भी घर में काफ़ी बार पैसे नहीं थे। जो प्रयास हमने एक गाड़ी एक सिटी से शुरू किया था, वो आज जाके 42 सिटीज़ में कार्यरत 920 कैब्स का एक अल्टीमेट कार रेंटल एक्सपीरियंस बन चुका है। तब जाके जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तब सारे मूवमेंट स्टॉप हो गए। कॉर्पोरेट ने तो गाइडलाइंस ही इशू कर दिया कि कोई भी एम्प्लॉयज अभी के समय पे ट्रैवल नहीं करेगा। तो ये सिर्फ 3 चीज़ आपको कहना चाहूँगा जो आई एम श्योर आपको आगे जाके ज़रूर काम आएगी। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुवम ठाकर है। मैं द स्मार्ट टैक्सी का स्थापक हूँ। सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस पुम्बा एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल। आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपने एक अपॉर्चुनिटी दी आपके इस गोल्डन जुबली ईयर के मौके पर ईडी टॉक्स के माध्यम से आप सभी के साथ अपने जीवन के कुछ अनुभव शेयर कर पाऊँ। काफ़ी जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं या काफ़ी अगर किसी का आपने कहीं मेरा कोई वीडियो देखा है तो ज़्यादातर टाइम आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर बातें हिंदी में करता हूँ। काफ़ी लोगों का मानना ये भी है कि शायद मेरा इंग्लिश इतना पावरफुल नहीं है जिसकी वजह से मैं हिंदी का उपयोग करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। Whenever we communicate, being me as a speaker or anybody else as a speaker, it is the core motive of an individual. The person who is speaking in front of you, he always wanted to keep attention of his audience. Second, he always wanted to deliver as maximum as he can in a very simplified form so that it will be an easy task for an individual to grasp important topics into it, so that they can implement it into future life or business, whatever you are head up to. And this is the only reason why I speak Hindi more compared to English, because Hindi, number one, again, it's a very popular language in India, and it always feels more relevant whenever somebody communicates to you in Hindi. It gives a personalized feeling, and that is the reason, as a receiver end, you all, I'm sure, will be able to grasp very accurately and minutely what I am trying to communicate here today. चलिए वापस हिंदी पे आते हैं। अपनी जर्नी की शुरुआत करता हूँ, थोड़ा बेसिक बता देता हूँ अपने बारे में। 34 ईयर्स से मेरी एज है। अहमदाबाद गुजरात से आपके सामने उपस्थित हूँ, बात कर रहा हूँ। काफ़ी कॉलेजेस में सेशंस ले चुका हूँ और काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में या फिर मोटिवेशनल स्पीच हो, इंस्पिरेशनल हो, ये सभी चीज़ें हमेशा से मेरा खुद का भी एक पर्सनल ध्येय रहा है कि मैं हमेशा से जब लोगों के साथ मिलूँ तो मैं उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी फैलाने की ज़रूर कोशिश करता हूँ, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ जो कि या शायद आपके लाइफ पे या तो फिर आपके बिजनेस में कहीं हेल्पफुल होंगे। आज मैं आपके साथ बात करूँगा बदलाव के ऊपर। जीवन में पूरे समय हम निष्फलता के काफ़ी दौर से गुजरते हैं और हम ये सभी जानते हैं कि अगर हमें निष्फलता का सामना हमने नहीं किया है तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। मुख्य रीज़न निष्फलता का सामना करने के बाद में जो आज सक्सेसफुल हुए हैं उनका सिर्फ एक ही है। निष्फलता आने के बाद में वो कभी भी अपने आप से वहाँ पे रुके नहीं हैं, वो आगे बढ़ते गए, उसमें से कुछ सीखते गए और अपने जीवन में बदलाव करते गए। आज मैं ऐसी 3 मुख्य चीज़ों के बारे में, 3 मुख्य निष्फलताओं के बारे में जो मेरे जीवन में हुई थी उसके बारे में बात करूँगा और उसके बाद में क्या बदलाव हुआ उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जितना हो सके उतना मेरा सेशन में बहुत क्रिस्प रखूँगा और काफ़ी एंटरटेनिंग भी रखूँगा ताकि आप लोग मेरे साथ सदंतर इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े रहें। सबसे पहले मेरी निष्फलता जो मेरे जीवन में आई वो मेरा था 12th साइंस का फेलियर। 10वीं कक्षा में मुझे
काफ़ी अच्छे परसेंटेज थे, लेकिन तभी मेरे पेरेंट्स ने ये सोचा कि क्यों ना बच्चे को एक अच्छे इंजीनियरिंग टर्म्स में भेजा जाए, अच्छे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छा होगा। क्योंकि मेरे घर में भी वही मान्यता थी कि मतलब अगर आपको अपना जीवन सिक्योर चाहिए तो आपको जॉब करने की ज़रूरत है। मेरे मदर फादर ने डिसीजन लिया, उन्होंने मुझे साइंस स्ट्रीम में एडमिशन दिलवाया, लेकिन मैं 12th साइंस क्लियर नहीं कर पाया कोई भी सब्जेक्ट में, जो कि एक साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो फिजिक्स था, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट में मैं कोई भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ, सब में फेल हो गया। उस समय ऐसा लगा कि सारे सपने टूट गए, ड्रीम सारे बिखर गए और ज़िंदगी जैसे थम सी गई थी। लेकिन उस समय तब जाके हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी मेरे पास 12th से आगे जाने के तो कोई स्कोप लग नहीं रहे हैं, तो मेरे पास 10th के परसेंटेज अच्छे थे, उससे हमने डिप्लोमा में एडमिशन लिया। और डिप्लोमा कंप्लीट करते करते मेरी थोड़ी सिंसियरनेस भी बढ़ती गई, स्टडी के प्रति मेरा बर्ताव भी चेंज हो गया और मैं थोड़ा सिंसियर हो गया। उसके बाद में कॉलेज ख़त्म होते होते मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद सिल्वर मेडल कंप्लीट किया। उसके बाद में जो दूसरा बदलाव जब मैंने देखा, मैं ऑलवेज मशीन के प्रति मेरा काफ़ी लगाव रहा है, कार, बाइक्स, इन सभी के प्रति मुझे बहुत लगाव था। तो ऑलवेज ये चाहता था कि मैं कोई भी जिस कंपनी के लिए काम करूँ वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी हो, क्योंकि ऑटोमोबाइल में बहुत कुछ करना चाहता था। मेरा एक पैशन था ऑटोमोबाइल के लिए। लेकिन पहले 5 राउंड में जो भी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज आई है, उसके अलावा जो भी बेहतरीन कंपनीज जिसमें एक इंडिविजुअल, एक कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट अपने ड्रीम्स देखता है उस कंपनी में जॉब करने के लिए, उसमें कहीं पे भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू राउंड्स, टेक्निकल राउंड्स, अलग अलग राउंड्स में मैं हर बार फेल हो जाता था। फाइनली 6ठे इंटरव्यू में मैं जाके एक मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी पोजीशन हुई और मेरा पहला पोस्टिंग बैंगलोर हुआ। वहाँ पे मैं मैकेनिकल इंजीनियर, जितने भी हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, आई एम श्योर भली भांति समझते होंगे कि मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ साथ हम लोग कभी भी इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को उतना सिंसियरली नहीं पढ़ते हैं, और मेरी जो कंपनी थी उसका कोर वर्किंग इसी सब्जेक्ट में था। अब जब वो लोग बात करते थे तो कोई भी चीज़ मेरे समझ में नहीं आती थी। पहले 3 महीने मैंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन तब जाके मुझे दिमाग में आया कि नहीं यार, अभी कैसे भी हो लेकिन मुझे ये चीज़ सीखनी है और इसके अलाइन होना है। धीरे धीरे करके मैं एक पूरा लिस्ट निकाल के जितनी भी इन्वेंट्री, जितनी भी मटेरियल्स हमारे हाथ में, हमारे स्टोर में रहते थे, वो सभी मटेरियल का एक लिस्ट सिस्टम से निकाला, स्टोर के अंदर गया, एक के बाद एक सारे मटेरियल्स चेक करता गया और अब खुद के हाथ में लेके सारे मटेरियल्स देखता गया, और तब जाके मुझे सारी फंक्शनलिटीज़ और प्रोसेसेस समझ में आए। और उसके बाद में धीरे धीरे करके सिस्टम में बदलाव करता गया। हमेशा से ये सोचता था कि लोगों से अलग काम कैसे करूं। अगर 4 लोग का ग्रुप है, 5 लोग का ग्रुप है, अगर 4 लोग कुछ अलग तरीके से कर रहे हैं तो मैं हमेशा से ये सोचता था कि इसमें मैं कुछ यही काम अलग तरीके से कैसे कर पाऊं। पेरेंट्स से शिक्षा ही कुछ ऐसी मिली थी। लेकिन इसके दौरान काफ़ी बार निष्फल भी हुआ, बहुत डिजास्टर्स देखे, बहुत फेलियर्स देखे, कंपनी को काफ़ी बार नुकसान भी हुआ, प्रोजेक्ट्स डिले हुए। लेकिन जब जाके उसके सफलता में कन्वर्जन हुआ, या फिर जब जाके मेरे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुए, उस टाइम पे कंपनी को ऐसे भी फायदे हुए जिसमें उस समय के वो सबसे बेस्ट अचीवमेंट्स थे। दूसरे टाइम की अगर मैं बात करूं, धीरे धीरे कॉर्पोरेट टेन्योर बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, पर मंथ सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी, मेरा स्पेंडिंग भी उतना कुछ नहीं था, घर पे पैसे भेज सकता था, लाइफ बहुत अच्छी जा रही थी। उसी समय जब मेरे कंपनी का एसोसिएशन था, उस समय मैं ट्रैवल करता था और कंपनी मेरे लिए गाड़ियाँ ऑर्गेनाइज करती थी। उस समय पे गाड़ी में जब भी मैं बैठता था, हमेशा से, मैं गाड़ी मतलब टैक्सी की बात कर रहा हूँ, जिस समय मैं टैक्सी में बैठता था उस समय हमेशा से मुझे लगता था कि यार ये एरिया एक ऐसा है जिसमें बहुत इंप्रूवमेंट के स्कोप है। आप टैक्सी की क्वालिटी के बारे में बात कर लीजिए, कार का मेंटेनेंस देख लीजिए, ड्राइवर का बिहेवियर, ड्राइविंग स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें थी जिसके अनुरूप मुझे बदलाव की हमेशा से क्या एक अपेक्षा रहती थी कि जिसमें, और मैं हर बार उस अपेक्षा में काफ़ी बार फेल हुआ। मुझे काफ़ी बार बुरे इंसिडेंट्स का सामना करना पड़ा, जिस बार मुझे काफ़ी बार ड्राइवर्स ने ये भी बोल दिया कि आप रास्ते से उतर जाइए। तब जाके उसके पैरेलल जब भी मैं फ़्लाइट या फिर होटल्स में रहता था, उस समय वो उस कक्षा का अनुभव मेरे लिए बिल्कुल अलग रहता था। हॉस्पिटैलिटीज़ बहुत अच्छी होती थी, क्वालिटी आपकी अच्छी रहती थी, वेलकम आपका बहुत अच्छी तरीके से होता था, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे हमेशा लुभाती थी। उस समय मेरे जीवन का सबसे प्रथम फ्लाइट बोर्ड करने के टाइम पे मुझे एक ख्याल ये आया कि क्यों ना मैं एक टैक्सी में एक ऐसे फीचर्स लेके आऊँ कि जो एयरवेज के जैसी हॉस्पिटैलिटी इंट्रोड्यूस करें और होटल जैसे उसमें फीचर हो। और वही सबसे पहला मेरे दिमाग में आइडिया बना, और उसी के बाद में धीरे धीरे करके मेरी एंटरप्रेन्योरशिप में जर्नी शुरू हुई। ये आइडिया मैंने 2012 में देखा था, और फाइनली 4 साल तक मैं सतत अलग अलग कंपनीज, 2 कंपनी में मैंने कार्य किया है, दोनों कंपनी में कार्य करता रहा, लेकिन ये आइडिया कहीं कोने में दिमाग में रहता था।
और हर बार मुझे प्रॉम्प्ट करता रहता था कि यार मुझे इस डायरेक्शन में कुछ करना है, इसमें ज़रूर कुछ करना है। धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ती गई। एक दिन मैंने बगैर किसी सोचे समझे, बगैर कुछ चीज़ें किसी से पूछे एक बार फिक्स कर लिया कि नहीं, मुझे अब यही बिज़नेस करना है, मुझे जॉब नहीं करनी है। और तब जाके मैंने सुबह 4 बजे मेरा रेजिग्नेशन लेटर ड्राफ्ट किया और फिर मेरे मैनेजर को सेंड कर दिया। 10 जून 2016 मेरा कॉर्पोरेट टेन्योर में आखिरी डेट था और 13 जून 2016 से मैंने इस कंपनी में काम करना शुरू किया। खुद के पास उतने पैसे तो थे नहीं कि जिसकी वजह से मैं कोई एजेंसी हायर कर पाऊँ, मार्केट सर्वे कर पाऊँ, तो खुद ही से एक सर्वे फॉर्म ड्राफ्ट करके रास्ते पे निकल पड़ा लोगों से पूछने के लिए। जैसे जैसे लोग अपने फीडबैक देते थे मैं नोट करता जाता था और फाइनली कुछ लोगों ने सराहा, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, कुछ लोगों ने हंसी मजाक भी उड़ाया, बोला इंजीनियर बन के आप कैब चलाओगे, अब कैब कंपनी चलाओगे, कोई टेक्निकल चीज़ कर लेता। यही चीज़ मेरी फैमिली में भी हुई। फैमिली में भी लोगों ने मुझे ये बताया कि यार आगे 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 जाके मतलब अगर कुछ करना ही था तो कोई कंसल्टिंग फर्म खोलता, कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करता, टैक्सी कंपनी ये क्या चीज़ है। और उस समय पे मुझे बहुत सारे मेरे दिमाग में ऐसे सवाल थे कि जिनका मेरे पास कोई भी जवाब नहीं था, लेकिन उस समय सिर्फ एक ही चीज़ थी कि नहीं, मुझे ये करना है और इसको आगे लेके जाना है। धीरे धीरे करके हमने सर्वे कंप्लीट किया। सर्वे के बाद में जब रिजल्ट एनालाइज किया तो रिजल्ट में मुझे 4.67 आउट ऑफ 5 मेरे टोटल ग्रेड मिले और उससे मुझे पता चला कि अगर मैं ये कंसेप्ट ग्राउंड पे लेके आता हूँ तो ज़रूर इसकी डिमांड रहेगी और लोग भी इसे पसंद करेंगे। 5 सितंबर 2016 हमारी कंपनी का पहला दिन गणेश चतुर्थी था। तब से हमने कंपनी की शुरुआत की। कंपनी का फाउंडर भी मैं, कंपनी का मार्केटर भी मैं, कंपनी का ड्राइवर भी मैं। खुद के पास उतने पैसे थे नहीं, कोई बैंक ने लोन दिया नहीं था। 8 बैंक के पास मैंने अप्रोच किया था, लेकिन उनमें से किसी ने मेरा प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं किया। सबको ये लगता था कि ये प्रोजेक्ट इतना हाई रिस्क है तो 2 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। उस समय सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसको खुद पे भरोसा था और वो मैं खुद था। मेरे अलावा उस कंसेप्ट को ना तो कोई और ठीक से समझ पा रहा था, ना तो कोई और उस पर ट्रस्ट कर पा रहा था। दोस्तों रिश्तेदारों से काफ़ी बार बातचीत की और उसमें से कुछ लोगों को लगा कि चलो यार ठीक है, उसको ट्रायल पर्पस पे थोड़े पैसे दे देते हैं। ऐसे ऐसे करके पाई जोड़ के एक गाड़ी परचेज़ की, अपने लाइसेंस को कमर्शियल में कन्वर्ट किया और खुद से ड्राइव करना शुरू कर दिया। सुबह बैनर बनाता था, रात को ड्राइव करता था, उस तरह से पूरा दिन चलता था। पहले 90 दिनों तक हमारे पास कोई इंक्वायरी, कोई ऑर्डर नहीं था। 91st डे पे हमें हमारा पहला रेवेन्यू मिला जो 600 रुपीज़ था। उस समय हमारे कस्टमर ने सिर्फ एक ही चीज़ बताई कि इस तरह की कंसेप्ट मैं पूरी दुनिया जा चुका हूँ, मेरे अलग अलग शहर में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे भी कैब यूज़ करता हूँ, लेकिन इतना पर्सनलाइज और इतना अच्छा एक्सपीरियंस मैंने आज तक नहीं देखा। अगर आप इस एक्सपीरियंस को इसी स्टैंडर्ड से मेंटेन करके आगे लेके जाते तो आई एम श्योर एक दिन आप बड़े सक्सेसफुल होंगे। इतने सारे स्ट्रगल, EMI बाउंस हो चुके थे, फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके थे, काफ़ी बार डीजल भरवाने के लिए पैसे नहीं होते थे, खाने के लिए भी घर में काफ़ी बार पैसे नहीं थे। ये सारी दिक्कतों के बावजूद जब कस्टमर का ये फीडबैक मिला तो ये इतना एक मोरल बूस्टर की तरह काम आया कि जिसमें धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती ही गई। धीरे धीरे अपने साथ लोगों को भी जोड़ता गया। एक में से हम लोग 3 कैब हो गए, 3 में से 10 हो गए। हमारा मुख्य प्राधान्य यही था कि कस्टमर को कभी भी एक ख़राब एक्सपीरियंस हमारी सर्विसेज से नहीं जाना चाहिए, चाहे फिर वो टाइम पंक्चुअलिटी हो, चाहे फिर वो कार का हाइजीन हो, ड्राइवर का बिहेवियर हो, ड्राइविंग स्किल हो। हर एक कस्टमर, चाहे हमारा कोई भी उद्देश्य कभी भी ये नहीं रहता था कि हम 100 राइड एक दिन में करें, 1000 राइड एक दिन में करें। नहीं, जितनी भी राइड्स हमारे पास आती थी हम हमेशा वही सोचते थे कि उस राइड में हम सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दें ताकि वो कस्टमर आगे जाके बाकी और कस्टमर्स को हमारे पास खींच के लेके आए। और वही एक उपाय था हमारे पास, क्योंकि हमारे पास उतना बजट ही नहीं था, उतने पैसे ही नहीं थे। जितना कुछ था वो सब कुछ तो हमने डाल दिया था कंपनी को खोलने के लिए या फिर कंपनी शुरू करने के लिए। धीरे धीरे करके ये चीज़ आगे बढ़ती गई। खुद भी ड्राइव करता गया, लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ देता गया। कस्टमर के साथ जब इंटरेक्ट करता था तब कस्टमर हमें सुझाव देते थे और वो हर एक सुझाव पे हम बहुत माइन्यूटली काम करते थे। कस्टमर काफ़ी बार ये भी बताया कि अगर आपकी सर्विस और कोई सिटीज़ में भी होती तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता, क्योंकि हम वहाँ पे जाके भी यात्रा कर सकते। धीरे धीरे हमने उस सिटीज़ में भी अपनी सर्विसेज शुरू की, वहाँ पे भी लोगों के साथ जुड़े और हमारा जो मुख्य ध्येय था क्वालिटी, वो क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए हमने ये सारे एक्सपेंशन शुरू किए। और तब जाके 4 साल के बाद आज जो प्रयास हमने एक गाड़ी एक सिटी से शुरू किया था वो आज जाके 42 सिटीज़ में कार्यरत 920 कैब्स का एक अल्टीमेट कार रेंटल एक्सपीरियंस बन चुका है। मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, फॉर्च्यून 100, फॉर्च्यून 500, सभी टाइप के क्लाइंट्स हमारे क्लाइंट लिस्ट में हैं। इन सभी जर्नी के दरमियान अभी मुख्य बात करता हूँ जब लॉकडाउन के बारे में, कि लॉकडाउन में हर एक बिजनेस ने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज चेंज की, काफ़ी सारे लर्निंग चीज़ें रही हमारे लिए, वो भी हमारे लिए भी हुई।
उसमें हुआ ये कि जब भी लॉकडाउन अनाउंस हुआ तब हमारा कोर पहले जो फोकस था वो कॉर्पोरेट कार रेंटल था, यानी कि B2B। तब जाके जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तब सारे मूवमेंट स्टॉप हो गए। कॉर्पोरेट ने तो गाइडलाइंस ही इशू कर दिए कि कोई भी एम्प्लॉयज़ अभी के समय पे ट्रैवल नहीं करेगा। तब जाके हमें पता चला कि इंडिविजुअल कस्टमर्स जो हैं उनको एक्चुअली इस सर्विसेज की बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे क्वालिटी, हाइजीन, ये सब चीज़ें बहुत टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके पैरेलल हमने ये भी देखा कि जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई ट्रैवलिंग के रिलेटेड, तो उस समय पे गवर्नमेंट ने ये भी बताया, जो भी पॉलिसी, स्टेट एक अलग पॉलिसी लेके आता था, सेंट्रल एक अलग पॉलिसी लेके आता था, लोगों के बीच में, लोगों को जिनको एक्चुअली ट्रैवल करना है उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जिनका उनके पास कोई जवाब नहीं था कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। अब ये जो क्वेश्चन था मुझे करना क्या है, उसके लिए हमने एक सारे जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने भी स्टेट की पॉलिसीज थी वो सभी स्टडी करके एक सेंट्रलाइज, एक सिंपल डॉक्यूमेंट बनाया और लोगों को टैक्सी बुकिंग के साथ साथ हम लोग अप्रूवल्स, परमिशंस, क्या क्या नॉर्म्स है, क्वारंटाइन नॉर्म्स क्या है, आपको क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, इन सभी पे गाइड करते गए हैं। और उस समय प्रोबेबली हम लोग सिर्फ एकमात्र ऐसी कंपनी थे कि जो लोग कार रेंटल सर्विसेज के साथ साथ कस्टमर्स को इस चीज़ों पे भी असिस्टेंस दे रहे थे, जिसका हमें भरपूर फ़ायदा मिला। लोगों ने हमें बहुत सराहा, बहुत सारे बुकिंग्स दी और हमारी कोविड की जर्नी काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ने लगी। पैरेलली हमने ये भी देखा कि जब भी लोग ट्रैवल करते हैं उनके बिल्स काफ़ी बड़े आते हैं, 30,000, 35,000, 32,000, 40,000। तो उनको, क्योंकि ये जर्नी काफ़ी लंबी होती थी, कोलकाता से लेके चेन्नई तक, चेन्नई से मुंबई तक, काफ़ी बार तो हमने चेन्नई से चंडीगढ़ तक भी एग्जीक्यूट किया है। तो ये जर्नी के दौरान हमें ये पता चला कि पैरेलली लोगों के जॉब भी जा रहे थे, उनको सैलरी कट हो रहे थे, तो लोग पैसे कैसे पे कर पाएंगे। अब जब आप कस्टमर के बारे में इतना डीप सोचते हैं तब आई एम श्योर कहीं ना कहीं से आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो कि शायद इंडस्ट्री में पहली बार इनोवेट हो रहे होते हैं। उस समय हमारे दिमाग में सिर्फ एक आइडिया आया कि क्यों ना हम कोई ऐसा सिस्टम लेके आए जिससे लोग ट्रैवल भी करें और उनको पैसे पे करने में भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। उस समय हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही आइडिया है, वो आया EMI। मोबाइल के लिए EMI मानने में आता है, होम अप्लायंसेस के लिए EMI मानने में आता है, लेकिन कार रेंटल के लिए EMI ये सबसे बड़ा और उस टाइम का सबसे नया कंसेप्ट था। तो उस समय पे कोई भी कंपनी कार रेंटल EMI सर्विसेज पे ऑफर नहीं कर रही थी, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, हमें ये करना है। और 7 दिन के अंदर हमारे सारे बैंक, 7 बैंक्स के साथ हमने हमारे एक मीडिएटर के थ्रू टाई अप किया और कस्टमर के लिए EMI फैसिलिटीज़ लेके आए। ये भी फैसिलिटीज़ कस्टमर को इतनी बेहतरीन पसंद आई, उनके हमारे नंबर ऑफ बुकिंग्स और भी बढ़ने लगे और हम आगे बढ़ते गए। अपनी स्पीच समाप्त करते हुए सिर्फ 3 चीज़ आपको कहना चाहूँगा जो आई एम श्योर आपको आगे जाके ज़रूर काम आएगी। सबसे पहले तो अपना बेसिक पर्पस जो है, जिसकी वजह से आपने बिजनेस शुरू किया है, वो कभी भी मत भूलिए। काफ़ी बार हमने ये देखा है स्टार्टअप में, ये हो गया है कि आज मान लीजिए वैल्यूएशन गेम है, आज ये इसका वैल्यूएशन इतना है, उसका वैल्यूएशन इतना, तो वैल्यूएशन गेम पे कभी मत जाइए। हमेशा कस्टमर डिलाइट या कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस कीजिए, बाकी के सारे पैरामीटर्स आपके सही हो जाएंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपने आप को बदलते रहिए समय के अनुसार, कस्टमर के अनुसार, और उसमें कभी भी हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि उसमें काफ़ी बार ये भी होगा कि आप फेल हो जाएंगे, और उसमें निराश मत होइए, क्योंकि अगर आप फेल हो जाते हैं तो अल्टीमेटली आप कुछ ऐसा सीखते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके साथ जो भी जुड़े हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, आपके कंसल्टेंट हो गए, आपके फ्लीट पार्टनर्स, ग्राउंड टीम, जो भी है, जो भी बंदा आपके साथ अल्टीमेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के साथ जुड़ा है, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, हमेशा उसकी वैल्यू कीजिए और उसका हाथ हमेशा थामे रखिए। एम्प्लॉयज़ को हमारे ऊपर एक लॉयल्टी रहती है, उनको एक ट्रस्ट रहता है कि नहीं, मैं जिनके साथ जुड़ा हूँ वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे जाके मुझे बहुत सारा, मैं भी इस कंपनी का एक पार्ट हूँ। और जब वो ये समझेगा ना, तो वो ऐसे इनपुट्स लेके आएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आशा रखता हूँ आज मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई, आई एम श्योर आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत अनुरूप रही होगी, या फिर आगे आने वाले दिनों में, या फिर चाहे आप जॉब करें, चाहे आप बिजनेस करें, जहाँ पे भी जाए, इस छोटी छोटी बातों का हमेशा से ख्याल रखेंगे और आगे भी बढ़ाते जाएंगे। मुझे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के फेस एक्सप्रेशन देखने की बड़ी इच्छा है, लेकिन मैं वर्चुअल मीडियम से हूँ तो देख तो नहीं सकता, बट आशा रखता हूँ कि आपको सारी बातें बहुत अच्छी लगी होगी, काफ़ी सराहनीय लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।